हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच में कूलम फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो अगर उन दोनों चार्जेस में से दो जो चार्ज का पेयर है, अगर उनमें से जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई दो चार्ज होते हैं जैसे Q1 एंड Q2, और इन दो चार्जेस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो अगर हम इसमें से किसी एक चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दें, सपोज करें हमने इस चार्ज को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लाइक चार्ज Q2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? चार्ज Q1 यहाँ पे बच जाता है। अब ये जो चार्ज Q1 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इस चार्ज का क्या कुछ इफेक्ट होगा? क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर रहा है तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक या इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर बताता है। द चार्ज Q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। तो जो सिंगल चार्ज पेयर में से दूसरा एक चार्ज हमने हटा दिया, तो जो सिंगल चार्ज वहां पर रह गया है वो हमें क्या बताता है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। तो उसके आसपास सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पर वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्रेजेंस को शो करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं? तो देखें, when another charge is Q is brought at some point P in the electric field, the field there acts on it and produces a force। यानी कि अगर हम इस कैपिटल Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, यानी कि स्मॉल q किसी पॉइंट पर, देन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस पर क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स लगाता है। और इसी से ही हमें पता चलता है कि हम जो है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एंटर हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज कैपिटल Q एट ए पॉइंट R इज गिवन एज, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? ई वेक्टर, क्योंकि ये भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फील्ड है, फील्ड जो है वो दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² के। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। Since the force exerted on a charge by a charge capital Q on a charge small q is F vector equals to 1/4πε0 capital Q small q upon r²r²। अगर हम किसी फोर्स की बात करें स्मॉल q और कैपिटल Q चार्ज के बीच में, तो इस फोर्स का एक्सप्रेशन इस तरीके का होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने देखा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा था हमने? ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²r²। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कंपेयर करने पर? कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज स्मॉल q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिटन एज F इक्वल्स टू QE या F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको देख के लिख सकते हैं, इसमें केवल स्मॉल q जो है यहाँ पे एक टर्म जो है वो ज़्यादा है फोर्स में। तो इन दोनों को कंपेयर करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, राइट। The SI unit of electric field
इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, जैसा अभी हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था, या हम यहाँ से देख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये हम आगे जब और थोड़ा सा इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ये दूसरा यूनिट और आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन ए स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। और मैथमेटिकली जैसा अभी हमने लिखा था, फोर्स कैन बी रिटन एज ऑन ए चार्ज स्मॉल क्यू इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। तो ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इन पे छोटे क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं। एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, जैसे कि इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पर अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर आए क्यू, तो उस पर जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा विद दिस इक्वेशन, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। अगर मान लीजिए आपका चार्ज पॉजिटिव है, उस केस में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में एफ वेक्टर इक्वल्स टू प्लस क्यू ई वेक्टर आएगा। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज पे वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, जो कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। अगर मान लीजिए जो हमने चार्ज इस पॉइंट पर लेकर आए हैं, तो अगर चार्ज नेगेटिव है, जैसा कि इसमें देखेंगे ये माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखें तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो फोर्स इस नेगेटिव चार्ज पर काम करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, बट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ पर होगी, रेडियली आउटवर्ड, किसी भी पॉइंट पर अगर हम पता करना चाहें। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज कहाँ पर होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फॉर ए नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ईच पॉइंट पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ पर होती है, रेडियली इनवर्ड। से दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर जाएगी, ये तो रेडियली जोड़ने वाली, इनके ज्वाइन करने वाली लाइन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ पर होगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा फॉर ए नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हमें किस तरीके से शो करनी है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट आर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्पेस कोऑर्डिनेट आर पर भी डिपेंड करता है। फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द चार्ज क्यू ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर हम टेस्ट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्पेस के अलग अलग पॉइंट्स पे हमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मिलेंगी। तो द फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो जो सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड जो डिस्टेंस आ रहा है, जो स्पेस कोऑर्डिनेट आ रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम ये याद रख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई
विल आल्सो डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द डिस्टेंस आर। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें किसी सोर्स चार्ज क्यू की वजह से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि आप लोगों को ध्यान करें, जो हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर उसको मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये केवल मैग्नीट्यूड की बात कर। तो अगर सोर्स चार्ज आपका फिक्स है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन दिस डिस्टेंस आर पे। सो at equal distances from the charge capital Q, the magnitude of its electric field will be same। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, तो इस कैपिटल Q चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। डेफिनेटली डायरेक्शंस जो है वो अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर मान लीजिए डिस्टेंस आर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पी। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी आपकी, इसके लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर इक्वल डिस्टेंस पे ही कोई हम दूसरा पॉइंट लेते हैं इस पॉइंट चार्ज कैपिटल प्लस क्यू से, जैसे कि हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिया, इसको नाम दिया अपने, इसको नाम दे सकते हैं आर। तो इस पॉइंट पर चूंकि इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, आर है, तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर पर भी क्या रहेगा, जितना पी पर था उतना ही रहेगा। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। अब ये उस डायरेक्शन से अलग है जो कि पी पर थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन तो हमें हमेशा कैसी दिखानी है, रेडियली आउटवर्ड दिखानी है। बट जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो पॉइंट चार्ज है उससे डिस्टेंस कितनी है। अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करें तो सभी पॉइंट्स के लिए, इक्वल डिस्टेंस के सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं और उसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्ज हमने कंसिडर किए हैं, और किसी स्पेस के किसी पॉइंट पी पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता करना चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज Q1 भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज Q3 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली चार्ज Q4 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और सेपरेशन पर। तो यहाँ पर हम देखें Q1 Q2 Q3 Q4 चार्जेस की वैल्यू हो जाएगी, और ये R1P R2P R3P R4P उस पर्टिकुलर पॉइंट से इन चार्जेस की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1P जो कि चार्ज Q1 की वजह से होगा। चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E2 वेक्टर। अब ये देखेंगे आप, ये सब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाए हुए हैं क्योंकि हम इन चार्जेस को कैसा कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। Q3 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और Q4 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E4 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो एक ही पॉइंट पी पर हमें चार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। तो इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसा कि हमने फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए किया था, मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज लिया था, सिमिलर वे में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ individual electric fields at point P due to individual charges, like E vector equals to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus E4 vector। यहाँ पर हम इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, ई पी वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। E1 E2 E3 E4 ये इंडिविजुअल चार्जेस का, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको कैलकुलेट करने का जो नॉर्मल तरीका होता है वो यूज़ करते हैं। और फिर जो वेक्टर आएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं वेक्टर E1 E2 के, इनको हम क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। जैसा कि हम लोग वेक्टर एडिशन में जानते हैं, पहले हम E1 E2 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको E3 के साथ ऐड कर देंगे,
और फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको E4 के साथ में ऐड कर देंगे, या और पहले आप E3 E4 को कर सकते हैं, देन उनका रिजल्टेंट आएगा उसको E1 के साथ में जोड़ दें और फिर उनका रिजल्टेंट को E2 के साथ में जोड़ दें। वो किसी भी तरीके से आप इस वेक्टर्स को, इन 4 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या हमें ऐसी, हमने बता तो दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर क्या रीजन है? अगर हमें चार्जेस के बीच में कोई फोर्स पता करना है तो उसके लिए हमारे पास में कूलम लॉ है और उसकी हेल्प से हम वहाँ पर उन चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका रीजन क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट ए पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। यानी कि सिंपली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिस्टम, जो चार्जेज का सिस्टम है उसको कैरेक्टराइज करता है। यानी कि किसी चार्जेज के सिस्टम की वजह से कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वहाँ पर जो फोर्स उस पर काम करेगा उसको पता करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर तो ये सिंपल यूज होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ये कैरेक्टराइज करता है सिस्टम ऑफ चार्ज को, उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हमें बताता है। द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द concept of electric field however emerges only when we deal with the time dependent electromagnetic phenomena। यानी कि जब हम टाइम डिपेंडेंट जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना होते हैं, अगर हम जब उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देन उन उन केसेस में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ट्रू कॉन्सेप्ट जो है, ट्रू यूज जो है, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमें तब पता चलेगा, और वो सब आता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो फील्ड पिक्चर इन दैट केस क्या होता है, उसमें फील्ड पिक्चर कैसा होता है? द एक्सिलरेटेड motion of charge q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed c, reach q2 and causes a force on q2। यानी कि जैसे हमने बताया कि अगर फील्ड टाइम डिपेंडेंट है, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास में दो चार्ज हैं, ये चार्ज हो जाएगा q1 और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है q2। अगर मान लीजिए Q1 जो है एक्सिलरेटेड मोशन में है, यानी कि ये Q1 अपनी जगह पर रेस्ट में नहीं है, Q2 अपनी जगह पर रेस्ट में नहीं है। सपोज करें Q1 जो है वो मोशन में है और Q2 अपनी जगह पर रेस्ट में। तो जब अगर Q1 मोशन में होगा तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या होगी? चेंज होगी। अब अगर कोई डिस्टेंस चेंज होगी तो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। तो जैसा कि हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि वो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम Q1 की डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो Q2 तक जो फोर्स होता है, यानी कि Q1 की डिस्टेंस चेंज करने पर Q1 का जो इफेक्ट है Q2 पर पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम या जो इफेक्ट है वो किसके फॉर्म में पहुंचता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में उसके पास में पहुंचता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c। और जब ये वेव यानी कि जो चेंज हुआ था वो वेव के रूप में जब Q2 के पास में पहुंचेगा तो Q2 उस चेंज के अकॉर्डिंग क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि देन उस डिस्टेंस के चेंज होने का जो इफेक्ट है वो उस फोर्स के रूप में Q2 पर जब नजर आएगा, तो ऐसा होने में कुछ टाइम डिले होता है, और उस टाइम डिले को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमने यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले, यानी कि यहाँ पर जो टाइम डिले होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा है नहीं कि आपने Q1 की डिस्टेंस को चेंज किया और उसी समय पर ही Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो डिस्टर्बेंस हमने किया है, जो चेंजेस हमने किए हैं, उनको Q2 तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम डिले को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फेराडे। फेराडे ने ही सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। थैंक यू।